हेलो मैन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और शुरू करते हैं आपके आज के इस सेशन को। पाचन तंत्र के अंदर हमने कंप्लीट पार्ट्स को पढ़ लिया था, आज पाचन की क्रिया को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सभी को ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है? एक बार बता देंगे, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो हमने शुरू किया था डाइजेशन ऑफ माउथ, ठीक है, पाचन मुख में। ठीक है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि भाई मुख के अंदर बनती है लार, और लार से बनता है लार अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज, और दूसरा कहलाता है लाइसोजाइम। ये दो एंजाइम होते हैं जो बनते हैं हमारे मुख में लार से। ठीक, गुड मॉर्निंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियरली आ रहा है? पहले तो ये बता दो। ठीक है, तो सभी आ गए हैं, सभी को राधे राधे। भाई हमने देखो एक लास्ट जो आप लोगों की क्लास थी उसके अंदर बात कर ली थी कि हमारा जो पाचन होता है वो मुख से शुरू होता है और मुख के अंदर कैसे देखा जाता है। पिछली दोनों क्लासेस की पीडीएफ जा चुकी हैं, एक बार चेक कर लेना। और कल क्लास नहीं हुई थी, परसों हमारी ये लास्ट क्लास जो थी डाइजेशन की वो यहाँ पर हुई थी, राइट। तो हमने जो लास्ट स्लाइड पढ़ी थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि डाइजेशन जो है वो कहाँ शुरू होता है, इन दोनों के माध्यम से मुख के अंदर शुरू हो जाता है। यहां तक किसी को कोई समस्या? भाई एक बार जल्दी से बताओ कि केमिकल डाइजेशन हमारा इन दो एंजाइम्स के माध्यम से शुरू होता है और मुख के अंदर स्टार्ट हो जाता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? एक थम्स अप का साइन फटाफट से भेज दो। पूजा, अमिता, रुपेश, मनी रानी, सागर, संजीव कुमार, हंसराज। चलिए, ठीक है, तो अब मुख में ही पाचन को शुरू कर लेते हैं। ये जो दो एंजाइम है ये कहाँ से बनेंगे? हमारी लार से बनेंगे, सलाइवा में बनेंगे। जो लार होती है वो एक प्रकार का फ्लूइड है जो कि हमारे प्रॉपरली माउथ में बनता है, और लार की कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनके माध्यम से ये यहाँ पर बनता है। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस जो है वो सब कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस की टेंशन मत लेना कि मैम कब तक होगा, एग्जाम से पहले होगा या नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। और जो शीट्स हैं, प्रैक्टिस शीट्स हैं, वो चैप्टर के एंड में आप लोग को करा दी जाएंगी। ठीक, चलो, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर एंजाइम की जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन उससे पहले भी जान लेते हैं कि ये जो लार की बात हम कर रहे हैं ये लार बेसिकली क्या होती है। तो जरा एक लाइन और लिखना यहाँ पर। स्लाइड कहाँ चली गई? चलिए, पहला आता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का स्टार्च के ऊपर, जो स्टार्च आता है उसको तोड़ने का काम करता है, और उसको मात्र कितना तोड़ पाता है? 30% तक ही तोड़ पाता है। तो अगर मैं पूछूं कि मुख में पाचन तो शुरू हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है और कितना हो रहा है, तो आप बताएंगे कि हमारा 30% होता है, वो भी स्टार्च का होता है। और ये स्टार्च को किस में बदल देता है? इसकी छोटी इकाई में जिसका नाम है माल्टोज। अब आप बोलेंगे स्टार्च कहाँ पर होता है? तो स्टार्च हमारी रोटी के अंदर है। ठीक है, मान लो रोटी खाई तुमने, उदाहरण के तौर पे लिख लो रोटी खाई। अब वो रोटी को किस में तोड़ देगा? ये इसकी 30% जो स्टार्च होगा उसको माल्टोज में बदलने का काम कर देता है। और यहीं पर काम कर रहा होता है हमारा ये लार अमाइलेज नाम का एंजाइम। यहीं पर इसकी प्रक्रिया दिखाई देती है लार अमाइलेज की, जिसको कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। तो ये 30% ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। तो सेम चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो कि देखो भाई,
सलाइवरी अमाइलेज हाइड्रोलाइटिक एक्शन शो करता है, मतलब हाइड्रोलाइटिक का मतलब होता है, कहीं पर भी लाइटिक वर्ड आ रहा है इसका मतलब तोड़ना, ठीक है। और हाइड्रो मतलब पानी के साथ तोड़ना, तो हम पानी के साथ इसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। स्टार्च को बदल देता है किसके अंदर, माल्टोज में। इसका देखा जाए तो लगभग 6.8 यहाँ पर दिखाई देता है, तो लिख सकते हो लगभग 30% स्टार्च हमारा यहाँ पर हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक। सर की क्लास भी चल जाएगी भाई, पॉलिटी की क्लास भी चल जाएगी, परेशान मत हो, सारी क्लासेस चलेंगी। क्लास अभी शुरू हुई है, 8 बजे ही शुरू होती है डेली, सुबह 8 बजे, नोट करिए फटाफट से। एडवांस में थर्ड पीडीएफ भी नहीं आया, नहीं आया, सेकंड वाली पीडीएफ के अंदर ही होगी ना, थर्ड अलग से नहीं आएगी। थर्ड वाली जो पीडीएफ मैंने आपको बोली थी वो सेकंड वाली पीडीएफ के अंदर ही थी, वहीं पर ही आपका आगे कंटेंट जो है वो ये वाला सेम अपलोडेड होगा, ठीक है। देवशीष, ग्लूकोज में ग्लूकोज मिलाते हैं तो माल्टोज बनता है, यही माल्टोज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई लिख लिया सभी ने, जल्दी से बताओ, ये माल्टोज अभी सिर्फ कहाँ पर है, मुख में है, यानी सिर्फ 30% स्टार्च टूटा है, अभी तो 70% और टूटना है, वो हमारी आंतों में जाकर के टूटता है, और फिर ये वाला पार्ट जो है वो टूट जाता है किसमें, दो ग्लूकोज की इकाई में, जिससे ये मिलकर के बना होता है, लेकिन वो क्रिया कहाँ होती है, वो क्रिया हमारी आंतों के अंदर होती है। डन, चलो चलो नेक्स्ट लिखते हैं। इसके अलावा एक और काम करता है, ठीक है, इसको यहाँ पर एक नाम से और जाना जाता है, आप सलाइवरी अमाइलेज लिख लो या टाइलिन लिख लो, एक ही बात है, कई जगह पर वो टाइलिन के नाम से भी इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, कि वो लिख देगा सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम क्या है, टाइलिन देखा जाता है। तो लार में पाए जाने वाला लार अमाइलेज नाम का एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है, 30% स्टार्च को तोड़ेगा, ये टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों ही चीजें यहाँ पर नोट कर लेना। शुभम, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है, लाइसिस मतलब तोड़ना, हाइड्रो मतलब पानी, जिसको हम पानी की मदद से, मैं कह रही हूँ लार की मदद से इजीली तोड़ सकते हैं। तो एक प्रकार का लिक्विड है, फ्लूइड है, लार भी तो एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ ही है, तो इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ने की क्रिया यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है प्रियांशु, मैं इसको भी एक बार आपके करवा दूंगी, ठीक है। भाई ये पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है यार, ये समस्या तुम्हारी बहुत ज्यादा हो रही है, पहले तो इसी को सॉल्व करेंगे, इसकी ब्लड और पीडीएफ चेक करवाओ। चलो लिख लिया यहाँ तक। नेक्स्ट आता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमारा एक वो एंजाइम है जो एंटी माइक्रोबियल होता है। हमने कहा एक ने तो स्टार्च को तोड़ने का काम कर दिया, ठीक है, दूसरा जो है वो यहाँ पर देखा जाता है कि आपका एंटी माइक्रोबियल, जीवाणुरोधी। सपोज करो आपने कुछ भी खाया, आपने खाना खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, या बाहर जा करके आप कुछ खा रहे हो और गलती से वहां पे कोई जीवाणु, कोई कुछ अलग प्रकार का माइक्रोब आ गया है, तो हमारी लार में ही ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं जो ढूंढते हैं कि भैया अगर कुछ ऐसा आया है तो पहले मैं ही तोड़ दूं उसको, मुझे किसी और तक भेजने की जरूरत ही क्यों है ना। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो ये एंटी माइक्रोबियल है, पहले ही उस भोजन में से जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है, तो आप बता सकते हैं जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में काम करता है और संक्रमण से रोकता है। जिस प्रकार से लार हमारे मुख में बनती है, ये लार का जो पूरा स्राव है वो लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है,
कि कितनी बनेगी, 1.5 लीटर प्रतिदिन बनेगी। लार में पाया क्या जाता है, तो आप बता सकते हो कि लार के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ये सब भी मौजूद होते हैं। और साथ में यहाँ पर 90 से लगभग 90.5% पानी होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं और कुछ हमारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो लिख लेंगे लार के लिए ये सारी बातें। अश्विनी गलत हो गई होगी, उसको हटवा देंगे आपके लिए, ठीक है। लास्ट क्लास का, इस क्लास का सारा पीडीएफ अभी इस क्लास के बाद में आपका अपलोड करवाती हूँ। होता क्या है कि देखिए, पीडीएफ तो आपकी तुरंत क्लास के बाद पहुंचा दी जाती है, बट वो प्रोसेस लेट, जो आपका अपलोड होने का दिक्कत हो रहा है, वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उसको आप प्रॉपरली आपका रिजोल्व करा दूंगी, आगे से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टाइलिन इसी का दूसरा नाम है, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। लिख लिया भाई सभी ने, यहां तक नहीं? तो ये दो एंजाइम मिलकर के काम कर रहे हैं आपके मुख के अंदर। पप्पू राम झाकर इंट्रोडक्शन वाली क्लास में देख लो कितना सिलेबस है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी वीडियोस अपलोडेड हैं वो सब हो चुका है, और बाकी का रह गया है, तो सब हो जाएगा। सिलेबस की टेंशन मत लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी देर के लिए कंटेंट पे ध्यान देना, ये सारे डाउट्स भी हम आपके बाद में करेंगे डिस्कस। अब ये लार बनती कहाँ से है, ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो देखिए, हमारे मुख में पाई जाती हैं 3 लार ग्रंथियां, 3 प्रमुख लार ग्रंथि जो लार को बनाती है, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी ये, जिसे एक बड़ा सा आकार आप देख रहे हो, ये हमारे दोनों गाल के पीछे की तरफ होती है, दोनों चीक्स के पीछे की तरफ होती है, और इसको पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है। ये पैरोटिड ग्रंथि जोड़े में होती है, दाएं और बाएं यानी दोनों ही गालों के पीछे की तरफ ये मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब लोगों को टॉन्सिल हो जाते हैं, या हम कहें कि उनको मम्स हो जाते हैं, कन्वर हो जाते हैं, सुना है बीमारी, बैक्टीरियल डिसऑर्डर होता है, यहाँ पर प्रॉपरली सूजन आ जाती है, दोनों साइड पर मेंढक जैसी शक्ल बन जाती है, तो वहां पर हमारी इसी पैरोटिड ग्रंथि में क्या आती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पैरोटिड ग्रंथि ये भी लार को बनाने में मदद करती है। इसके अलावा आती है ये दोनों, जिसमें एक जीभ के नीचे होती है, देखो ये वाला जो पार्ट है, इसको हमने नाम दिया सबलिंगुअल। सब और लिंगुअल शब्दों का मतलब देखिएगा जरा, लिंगुअल मतलब जीभ, सब मतलब नीचे, यानी जीभ के नीचे ये पाई जाती है, जीभ के नीचे। दूसरा, ये ग्रंथि हमारे निचले जबड़े के नीचे होती है। अभी हमने पढ़ा भी था कि एक और एक दो, दो हमारे जबड़े होते हैं। भाई फटाफट से बताओ पहले, थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस शीट, क्लास, पीडीएफ, शेड्यूल को थोड़ा छोड़कर इसको समझ लो, वरना ये भी नहीं आएगा और वो भी नहीं आएगा। एक ऊपर का जबड़ा मैग्जिला, नीचे वाला मेंडिबल। मैं कहूं मेंडिबल के नीचे एक ग्रंथि है, तो मैं क्या नाम दूंगी उसको, सब मेंडिब्यूलर। मेंडिबल के नीचे, शब्दों को तोड़ करके तुरंत मतलब निकल जाता है, बायोलॉजी में रटना है ही नहीं मैडम। तो एक पैरोटिड, एक सबलिंगुअल और एक हमारी सब मेंडिब्यूलर, 3 ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, हमारे, ठीक है, लिखो भाई इसको। यहाँ पर लिखिएगा पैरोटिड, जो कि जोड़े में होती है, कान के नीचे पाई जाती है। इसके अलावा सब मैंडिबुलर, जो जबड़े के नीचे होती है, और 70% तक लार का स्त्राव यही वाली करती है। कहाँ पर पाई है, देखो, आपके निचले जबड़े के नीचे, और ये वाली हमारी जीभ के नीचे पाई जाती है। नोट करिए। हाँ बिल्कुल प्रियांशु जी, बिल्कुल आइएगा, ठीक है। देखो, हम भी यही चाहते हैं आप सबका सिलेक्शन हो और आप सब बढ़िया तरीके से अपनी नौकरी पर लगो। जो सरकारी नौकरी का सपना आप लोगों ने देखा है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बीच क्लास में इधर उधर की बाकी कमेंट्स करके परेशान होकर कुछ मिल नहीं जाएगा मैम, अपना ये टाइम भी खराब होगा। एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है आपको, ये सारा पार्ट जो है वो आप पढ़ लेना, अगर चाहते हो, फिर भी तुम्हें लग रहा है टाइम है, पढ़ना चाह रहे हैं, मन है, तो आप पढ़ लो, कोई दिक्कत मनाई वाली बात नहीं है, बट ये नोट्स आपके इनफ रहेंगे।
लिख लिया सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। सलाइवा के बाद हमारा खाना कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा इसमें आपके आमाशय के अंदर, यानी स्टमक के अंदर। मतलब मुंह से निकलेगा तो कहाँ पहुंचेगा भाई? पेट में जाएगा, और पेट को ही हम आमाशय का नाम देते हैं, यानी हमारी मुख्य तौर पे वो भाग जिसे हम स्टमक कहते हैं। अब स्टमक की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर स्टमक के अंदर भी पाचन होता है, लेकिन इसमें पाचन होता है 3 मुख्य एंजाइम के माध्यम से। सबसे पहला आपने कहा, देखो अमाशय को लेके शब्द आएगा गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो, है ना? तो जैसे मैं इसके अध्ययन की भी बात करूंगी तो गैस्ट्रोलॉजी कहा जाएगा, गैस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ स्टमक। अभी यहाँ पे अगर बात की जाए तो कुछ गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें आप कहते हो जठर ग्रंथि। तो स्टमक के अंदर हमारी जठर ग्रंथि होती हैं, जो क्या बनाती हैं? अब देखिए कोई ना कोई ग्रंथि है तो ये इंजाइम को बनाने का काम करती है, और वही इंजाइम कराते हैं पाचन। यानी कि ये जठर ग्रंथि क्या बनाएगी? कुछ इंजाइम बनाती है। अब कैसे बनाती है तो जरा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहले समझ लो फिर आराम से लिख लेना, ठीक है? अभी अमाशय के अंदर जो हमारी जठर ग्रंथियां होती हैं, ये इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जरा स्क्रीन पर और ध्यान पूर्वक देखना शुरू कर देना। 3 प्रकार की क्या होती है? हमारे कोशिकाएं पाई जाती है, यानी जठर ग्रंथि में 3 टाइप के सेल होते हैं। अगर कहते हैं ना पेपर का लेवल थोड़ा सा भी टफ रखेगा तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कोई पोर्शन छोड़ना नहीं चाहती कि आप अपना प्रॉपरली पढ़ रहे हो और डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो, तो हर एक चीज को ध्यान से करते चलिए। अगर हम बात करें पहली से, कहते हैं श्लेष्म गर्दन की कोशिका। ये म्यूकस नेक सेल का काम होता है म्यूकस को बनाने का। क्या होता है म्यूकस? कि मैम हमारे पास ना देखो हमारा अमाशय है, इसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। अभी HCl जो होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अब इतना ज्यादा एसिडिक मेरे पेट में अगर होगा तो इसके आसपास की दीवार जो है, यानी जो वॉल्स हैं स्टमक की, क्या वो उस एसिड से खराब नहीं हो सकती? हो सकती हैं। उसी को बचाने के लिए यहाँ पूरी चारों तरफ एक म्यूकस की झिल्ली पाई जाती है, ठीक है? 3 ग्लैंड ही पेयर में होता है ना, नहीं ये जोड़ी में नहीं है। ये जठर ग्रंथियां आपकी एक होती हैं, इसमें 3 टाइप के कोशिकाएं हैं। जठर ग्रंथि पेट में होती है, एक प्रकार की ग्रंथि है, इसकी 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये तीनों सेल्स हैं, ठीक है? चीफ सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, नेक सेल्स हैं, सब कोशिकाएं हैं। मैंने कहा कि इस पूरे सेल में देखो अंदर की तरफ, इस पूरे स्टमक में अंदर की तरफ एक परत लगी होगी जो HCl से बचाएगी, जिसको म्यूकस कहते हैं, जिसको श्लेष्मा कहते हैं। म्यूकस बनता है हमारी इस म्यूकस नेक सेल के माध्यम से, ठीक है? इसको कहते हैं श्लेष्म गर्दन की कोशिकाएं, जो श्लेष्मा का स्त्राव यहाँ पर करती हैं। दूसरी आती है जिसे पेप्टिक या चीफ सेल कहते हैं। ये पेप्टिक या चीफ सेल के नाम से जाने जाने वाली जो कोशिका होती हैं, इनको काम होता है कि ये एक एंजाइम को बनाती है जो कि पेप्सिनोजन के नाम से जाना जाता है। पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, एक प्रो एंजाइम है। प्रो मतलब अभी एंजाइम बना नहीं है, क्योंकि अभी ये सक्रिय नहीं है, अभी ये एक्टिव नहीं है, तो उसको प्रो एंजाइम कहते हैं। और वो प्रो एंजाइम बाद में कहीं हमारा एक्टिव होता है, कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है? तो इसे कहते हैं पेप्टिक या मुख्य कोशिका, पेप्सिनोजन का स्त्राव करती हैं। तीसरी आती है जिसको हम ऑक्जेंटिक या पेराइटल दोनों नाम से जानते हैं। जैसे इसको पेप्टिक या चीफ के नाम से जानेंगे, इसको ऑक्जेंटिक या पेराइटल के नाम से जानेंगे। ये बनाती है एक अम्ल, एक एसिड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। हमारे पेट के अंदर सोचते हो ना कहाँ से आया HCl, इतना ज्यादा एसिडिक कहाँ से आ गया कंटेंट? तो ये हमारी इन कोशिकाओं के माध्यम से बनता है, ठीक है? ये HCl बनाती है और एक कारक बनाती है जिसको इंट्रिंसिक कारक का नाम देते हैं,
आंतरिक कारक का नाम देते हैं। ये कारक जो होता है ना, इस कारक का काम होता है कि ये विटामिन B12 के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो ये तीन हमारी क्या है, तीन कोशिका हैं, एक म्यूकस को बना रही है, एक पेप्सिनोजन को बना रही है, और तीसरी वाली HCl और इंट्रिंसिक कारक को बना रही है। लेकिन जो आप कह रहे हो जोड़ी में नहीं होती, हमारी लार ग्रंथि में भी सिर्फ एक जोड़ी में थी जिसको पैरोटिड कहा था, जो गाल के पीछे थी। जीभ के नीचे वाली और जबड़े के नीचे वाली जोड़ी में नहीं थी, सिर्फ एक जोड़ी में थी पैरोटिड ग्रंथि। समझ आया इतना कि नहीं आया? एक बार एक थम्स अप का साइन शेयर कर दो और इसको लिख लो कि ये हमारे स्टमक की जठर ग्रंथियां यहाँ पर कही जाती हैं। पार्शिका और ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ये तीसरा पार्ट यहाँ पर कहलाया जाता है। अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि 3 सेल को बना रही है। उन 3 सेल में पहला श्लेष्मा गर्दन की कोशिका, दूसरा पेप्टिक या चीफ सेल, तीसरा ऑक्जेंटिक या पैराइटल। लिख लिया सभी ने? लिख लिया भाई सभी ने? चलिए भाई आगे बढ़े। मैम थोड़ा लिखने का टाइम भी दीजिए, लिखिए जल्दी जल्दी से लिखिए। देखो इतना टाइम अभी यहाँ पर लगाएंगे तो आगे कैसे होगा? पथरी कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल की बनती है। पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल, ये दोनों कोशिकाओं का ही नाम है, ठीक है, मुख्य कोशिकाएं। ये बनाती है एक प्रो एंजाइम। अब देखो 3 चीजें बन गई, म्यूकस है, लेयर को बचा रहा है, पेप्सिनोजन है, एक इनएक्टिव एंजाइम है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है, और HCl है। अब जब ये HCl बनता है ना, तो ये देखता है इस पेप्सिनोजन को, HCl देखता है इस पेप्सिनोजन को और कहता है कि भाई तुम इतने इनएक्टिव क्यों हो, तुम भी थोड़ा काम वाम कर लो, तुम भी एक्टिव हो जाओ। तो ये HCl जाएगा इस पेप्सिनोजन को एक्टिव करने, क्या करने, एक्टिव करने। तब एक एंजाइम बनाएगा जिसको पेप्सिन कहेंगे। तो हमने सबसे पहले तो ये चीजें पढ़ ली कि जठर ग्रंथि से 3 प्रकार की कोशिकाएं बन रही हैं, एक से पेप्सिनोजन बन रहा है, एक से हमारा HCl बन रहा है, और एक से हम म्यूकस को बना रहे हैं। अब होगा क्या आगे देखिए भाई, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका आज। ये जो HCl होता है, ठीक है, ये HCl का काम होता है कि ये जीवाणुओं को, रोगाणुओं को मारेगा। भाई सिंपल है ना, बॉडी में आप कुछ खा रहे हो तो उसमें कोई माइक्रोब आ रहा है तो पहले तो ये एसिड ही उसको खत्म कर देता है, क्योंकि HCl का pH मान अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, 1 से लेके 2 तक देखा जाता है। इसके बाद ये डीएक्टिवेट कर देता है टाइलिन को। टाइलिन क्या था, जो लार में एंजाइम मिलाया था ना खाने में, अब कहेगा भाई तेरा काम खत्म, अब मैं HCl यहाँ पर ऐड करूंगा। तो स्टमक यहाँ पर HCl ऐड कर देता है, वो पीछे से जो लार का एंजाइम
काइम आ रहा था उसको काम को निष्क्रिय कर देता है, साथ में खाने को अम्लीय बना देता है। ये पेप्सिनोजन जो अभी बन रहा था ये HCl के साथ बनेगा और बना लेगा पेप्सिन नाम का एंजाइम, और यही पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो लिख लिख लेना इसको। पेप्सिनोजन जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलता है तो पेप्सिन बनाता है। ठीक है, दैट विल जो प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोज में पचाने में मदद करता है। यानी यही पेप्सिन का आगे काम क्या होगा कि जो भी हमारे शरीर में प्रोटीन आएगा उस प्रोटीन को ये तोड़ देगा पेप्टोन्स में या प्रोटियोज में। ठीक है, किसके माध्यम से हो रहा है? पेप्सिन के माध्यम से हो रहा है काम। तो मुख्य हमारे प्रोटीन का पाचन होता है कहां पर? अमाशय के अंदर। ठीक है, पीएच मतलब जो हम चेक करते हैं कि इसकी अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति में क्या नंबर आ रहा है, तो पीएच स्केल होता है जो इस एसिडिटी और बेसिसिटी को, अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति को चेक करने में मदद करता है। जितना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती चली जाती है। हाँ अदनान, करो इसे। लिख लिया भाई सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी हमारे कहाँ चल रही है? अमाशय के अंदर चल रही है, और अमाशय के अंदर सेम चीज हमारी गैस्ट्रिक जूस के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। ठीक है, अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी पेप्सिनोजन से, पेप्सिन जो है वो सक्रिय हो जाता है, ये पूरी रिएक्शन है, और ये सब कुछ हमारे जठर रस के अंदर बनता है। गैस्ट्रिक जूस जिसको हम कहते हैं जठर रस। जठर रस कहाँ बनेगा? अमाशय में बनेगा। तो जठर रस के अंदर म्यूकस है जो अभी हम देख रहे थे बन रहा था, कुछ बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो कि प्रॉपर आपकी इनर वॉल ऑफ स्टमक को बचाते हैं। यानी इसी गैस्ट्रिक जूस में अब तुमने देखा ना म्यूकस बन गया, तो म्यूकस क्या है? एक श्लेष्मा की झिल्ली है, तो वो हमारे इस जठर रस में होती है जो हमारे भीतरी आमाशय की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने का कार्य यहाँ पर करती है। ठीक है, तो लिख सकते हो इसमें मौजूद म्यूकस और बाइकार्बोनेट HCl से पेट की भीतरी दीवार को बचाने का कार्य यहाँ पर करते हैं। ठीक है, उसमें मदद करते हैं। दूसरी बात आपसे अगर पूछी जाए कि ये जठर रस के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, तो जठर रस के अंदर HCl होता है। जब खाना हमारे जठर रस से मिल जाता है तो वो काइम के नाम से कहलाता है। याद करो मैंने कहा था कि जब खाना लार में मिलता है तो बोलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। हमने कहा था जब फूड को सलाइवा में या लार में मिलाते हैं तो एक नाम दिया था इसको बोलस का। ठीक है, अब ये बोलस अब क्या है? ये बोलस जैसे ही इस HCl से मिलेगा अमाशय में तब इसका नाम बदल जाएगा और आप इसे कहेंगे काइम। क्या कहोगे भाई? इसको काइम कहोगे। वित्थी के मरने की क्रिया के कारण भोजन जठर रस के साथ मिल जाता है और काइम बन जाता है। यहाँ पर 4 से 5 घंटे तक हमारा खाना जो है वो स्टोर होकर के रहता है। और दूसरी चीज कि पेराइटल सेल्स जो हमारे पाए जाते हैं वो फंडस वाले भाग में होते हैं और कार्डियक वाले पार्ट में होते हैं। ठीक है, और यही हमारे HCl को बनाते हैं। यही हमारे HCl को बनाते हैं। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं ताकि आपको भी चीजें जो है वो यहाँ पर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए।
लगभग 2.5 लीटर तक हमारा ये जठर रस बन के तैयार हो जाता है। डन भाई, क्लियर है। मैं अभी ना तुरंत तुम्हारी क्लास के बाद पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी, तो तुम आपका जो भी रह जाता है वो आप अपने पीडीएफ से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, काफी सारे पॉइंट्स होते हैं लिखने के लिए, तो आप इजीली उनको लिख तब भी पाएंगे। यहाँ पर आपका कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं छूटेगा। खाना खाने के बाद पानी यार कम से कम आधे घंटे बाद पीना चाहिए। अगर आप तुरंत से पीते हो तो आप 1 घूंट पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अभी वॉइस क्लियरली आ रहा है? टाइम बताया कि देखो, आपने खाना खाया, मुंह में पहले खाना जाएगा, मुंह में लार थी, लार के साथ ये मिला, तो मैंने उस खाने को नाम बदल दिया है वही, मैंने सिर्फ उसका नामकरण बदल दिया कि भैया लार के साथ मिल गया है तो बोलस कहलाएगा। और जैसे ही वो नीचे की तरफ जाएगा आंतों में आपके, पहले अमाशय में जाएगा, तो अमाशय में उस बोलस के साथ HCl मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। तो जैसे ही वो मिलता है तब हम इसका नाम बदल के काइम का रख देते हैं। तो काइम बेसिकली नामकरण हो गया है इसका, है तो वही मैम, खाना ही चल रहा है सब कुछ। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कि ये जो जठर रस होता है, इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग 2.5 लीटर प्रतिदिन के स्त्राव देखा जाता है। HCl का pH 1 से लेके 2 तक होता है, और ये हमारे स्लार को इनएक्टिव कर देता है। यहाँ पर एक रेनिन नाम का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी पाया जाता है, जो बच्चों में होता है और मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। देखो, 2 रिएक्शन को याद रखना यहाँ पे, ठीक है। एक हमारा प्रोटीन जो था वो किसी भी वयस्क मनुष्य में मैं बात करूंगी तो वो टूट रहा है पेप्टोन्स में और प्रोटियोज में। ठीक है, किसकी मदद से? पेप्सिन नाम की एंजाइम की मदद से। कोई समस्या नहीं है। प्रोटीन एक्चुअली किससे मिलकर बने होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसे हम कहते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड तो मैम अभी नहीं बनाना, इसका मतलब कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, अभी आधा अधूरा पाचन हुआ है। ये प्रोटीन पेप्टोन्स के नाम के बीच के एक इंटरमीडिएट स्टेज में, एक आपके माध्यमिक स्टेज में बन गया है, बस। इसके अलावा ये काम होता है किसी भी एडल्ट के अंदर, किसी भी वयस्क मनुष्य में, जिसमें भी हम देख रहे हैं प्रोटीन का पाचन। मैं अगर किसी बच्चे की तरफ जाती हूँ, किसी छोटे बच्चे में जाऊंगी, तो वहां पर प्रोटीन, जो कि खास तौर पे बच्चे क्या पीते हैं भाई, दूध पीते हैं। क्यों बच्चे क्या पीते हैं? दूध। इन्फेंट की बात कर रहे हैं, 2 से 3 साल का बच्चा दूध पीता है। अब उसके अंदर जो प्रोटीन को पचाना होगा, वहां काम करेगा रेनिन नाम का एंजाइम, और वो जाकर के इस प्रोटीन का क्या कराएगा? पूर्ण पाचन कराता है, इसको कुछ अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। यानी कि ये रेनिन और पेप्सिन, ये 2 एंजाइम हमारे क्या हो जाएंगे? प्रोटीन को तोड़ने वाले। इन दोनों को क्या मैं एक वर्ड से जान सकती हूँ? प्रोटियोलाइटिक। बताओ भाई फटाफट से, या मैं इन दोनों के लिए एक शब्द लिख सकती हूँ? प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या है? लाइटिक मतलब तोड़ना, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ना। ये प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम हैं। मुझे जल्दी से बता दो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? रेनिन बच्चों में और पेप्सिन बाकी सभी में प्रोटीन का पाचन कराता है। रेनिन बड़ों में नहीं मिलता, ये दूध के प्रोटीन को पाचन कराने में मदद करता है। क्या इस कहानी में कोई समस्या कि पेट में क्या हो रहा है, किसका पाचन हो रहा है? बस ये हो रहा है। ये सब हमारे जठर रस, जठर ग्रंथि, HCl, इनकी माध्यम से हो रहा है। फटाफट से बताओ, तब मैं आगे बढ़ू। हाँ भाई, क्लियर? तो ये 2 ही रिएक्शन होती हैं जो हमारे अमाशय में एक्चुअली चल रही होती हैं। ठीक है संकल्प। यार स्पीड में तुम्हारी कैसे मतलब है? आराम आराम से पढ़ाओ। लगता है मैम आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हो। आ गया भी समझ में कि नहीं आया? जल्दी से बताओ एक बार। प्रोटीन को तोड़ा बड़ों में, और दूध के प्रोटीन को तोड़ा रेनिन की मदद से। ओके, तो हमें जो लिखना है वो तो सिर्फ यही वाला पेज लिखना है, बाकी आपको मिल जाएगा। तो इसी आधार पे हमने कहा पेप्सिन और रेनिन क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम यहाँ पर कहे जाते हैं। श्रीज जोशी कह रहे हैं मैम आप इतना ज्यादा टाइम क्यों देती हैं लिखने के लिए, थोड़ा कम टाइम दिया करिए, टाइम वेस्ट होता है। अच्छा जी,
किसी को टाइम ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। पेप्सिन बच्चों में नहीं होता, बच्चों में, इन्फेंट में केवल रेनिन होता है। लिखिए इसको। अभिराज, हमने कहा कि हम पाचन करा रहे हैं। मुख में पाचन शुरू हुआ था लार की मदद से, तो स्टार्च टूटा था माल्टोज में 30%। ठीक है, फिर पेट में आए तो भाई पेट में प्रोटीन टूट रहा है, दोनों में टूट रहा है, बच्चों में बड़ों में। बच्चों में टूट रहा है तो रेनिन नाम का एंजाइम आ रहा है, हमने लिखा भी है कि इन्फेंट के अंदर ये शिशुओं में टूट रहा है, और आपका बड़ों में पेप्सिन की मदद से ये टूट रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दो प्रकार के अलग अलग एंजाइम्स जो कि पाचन में मदद करते हैं। क्या इतना पार्ट सभी को समझ में आ गया है कि नहीं? ये सब पीडीएफ में मिल जाएगा आराम से, कुछ भी पॉइंट रह जाता है तो लिख लेना, कोई समस्या नहीं है। ओके, जिस किसी ने आज क्लास ज्वाइन करी है, आप अपने डाइजेशन की 2 क्लासेस और हो चुकी हैं, उनको एक बार देख लेना, सो दैट कि आपको आज वाली क्लास में और प्रॉब्लम ना आए। ठीक, चलो अब एक समस्या सुनो कि मैम ठीक है पेट में काम हो गया, अब पेट से कहानी कहाँ जाएगी? पेट से कहानी जाएगी हमारे आंतों में। कुछ ऐसा रूप, देखो भाई जरा इधर ध्यान से। हमारे पास कुछ ये सिस्टम होता है जिसमें अब यहाँ पे तो हमारा क्या था, HCl था, इसने जो भी क्रिया किया पेप्सिन को पचाया वगैरह, और उसके बाद खाने को भेज देगा नीचे की ओर। ठीक है, इसने खाने को कहाँ भेजा? नीचे की ओर। अब जब ये नीचे भेजेगा तो आना कहाँ चाहिए? इस छोटी आंत वाले भाग में। जल्दी से बताओ यार एक बार, खाना कहाँ आना चाहिए? इस वाले भाग में आना चाहिए। डन है। लेकिन मैम यहाँ से लिवर है, लिवर अपनी तरफ से कुछ स्राव बनाकर भेज रहा होगा, जिसको क्या कहते हैं? पित्त रस कहते हैं। लिवर का काम होता है हमारे पित्त को बनाना, तो यहाँ से हमारा पित्त जो है वो आ रहा होगा। ठीक, और इस साइड से देखो ये जो अग्नाशय है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ बन रहा होगा, तो यहाँ से भी हमारा सिक्रीशन जो है वो इस रास्ते आएगा। इधर से, इधर से, इधर से, ये तीनों चीजें मिलकर के कहाँ चली गई? हमारी इस छोटी आंत के अंदर चली गई। अगर आपसे प्रश्न आता है कि छोटी आंत में क्या क्या चीजें पहुंचती हैं, तो आप बताओगे जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस अमाशय से, लिवर से हेपेटिक जूस या जिसको हम यहाँ पर नाम देते हैं बाइल जूस, या पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस। तीनों से अपने अपने स्त्राव, भाई लिवर से अपना आएगा, अग्नाशय ने अपना स्त्राव कर दिया, और अमाशय से अपना आ रहा है, तो तीनों ही मिलकर के कहाँ आ जाएंगे? आंतों के अंदर आएंगे कि नहीं? तो हमारी 3 चीजें मिलकर के आंतों में जाके पाचन कराती है। क्लियर? क्या इसमें कोई समस्या कि मैडम ये रहा अग्नाशय, पेनक्रियाज, ये मेरा लिवर है, यकृत, और ये स्टमक है। स्टमक को क्या कहा हमने? अमाशय कहा। तो भाई प्रश्न आएगा किन 3 के स्त्राव हमारे जाएंगे इसके अंदर? तो यहां से बना जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, ये तो हमने पढ़ ही लिया अभी। अब अग्नाशय से बनेगा अग्नाशयी रस, पेनक्रियाटिक जूस, और यहां से बनेगा बाइल जूस, पित्त रस। और तीनों ही कहाँ चले जाएंगे? इस आंत के अंदर, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां बनेगा आंत का रस, इंटेस्टाइनल जूस। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है ना जो प्रोटीन को पचा रहा है। ओके,
यार सिंपल है, बच्चों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें दूध पीता है, तो दूध को पचाने के लिए रेनिन बनता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो दूध एक तरफा कर देगा, वो बेसिकली मदर्स मिल्क को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वो बड़ा होता चला जाएगा, उसके बाद उसके अंदर पेप्सिन है, वो जितना भी प्रोटीन कंज्यूम करे, दूध पिए, पनीर खाए, कुछ भी खाए, वो पेप्सिन काम करेगा। तो ये दो हमारे अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बच्चों में रेनिन मिल्क प्रोटीन के लिए और बड़ों में प्रोटीन के लिए पेप्सिन। आई होप दिस वन इज क्लियर। अब पढ़ते हैं इनके काम क्या होते हैं। ठीक है, कि मैम ये पेनक्रियाटिक का काम क्या है, पाइल का काम क्या है, आंतों में कैसे जाएगा। बेटा इतनी डिटेल में ना तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा। बहुत बारीकी से एक एक पार्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ कर बता रही हूँ, ताकि आप आगे से कभी भी इस चैप्टर में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो डोंट मेक कंफ्यूजन कि मैम क्या कैसे, बहुत इजीली और एक एक स्टेप वाइज हम पार्ट को यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, पेट खराब कैसे होता है, खाली पेट उल्टी क्यों आती है, पेट में चूहे क्यों दौड़ते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हमने पेट के अंदर इतनी कहानी तो पढ़ ली। इस पेट में कई बार चूहे दौड़ते हैं, सुन लो इसको। आपने अभी पढ़ा कि मैम हमारे एक कोशिका होती है जिसमें म्यूकस नाम की झिल्ली बनती है, जिसको हम कहते हैं म्यूकस नेक्सेल। वो म्यूकस नेक्सेल क्या बना रही है, म्यूकस को बना रही है कुछ इस प्रकार से, ताकि हमारा आमाशय अंदर से HCl से प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक, अब ये जो बेसिकली म्यूकस है, ये यहाँ पर खाली पेट में बनाती है रियुगे। रियुगे किससे बनते हैं, म्यूकस से बनते हैं। ठीक है, फ्रॉम म्यूकस, श्लेष्मा से बनते हैं। ये कब आते हैं, ये आते हैं खाली पेट पे। जब भी तुम्हारा पेट खाली होगा, तुम्हें ऐसा लगता है यार चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, क्या करूं अब। वो चूहे नहीं होते, वो रियुगे होते हैं। वो यही वाला एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो किससे बनता है, वो म्यूकस से बनता है। ये बनेगा कब, खाली पेट पर, सिर्फ खाली पेट पर, है ना। जैसे ही तुमने कुछ खा लिया, जैसे ही आपने कुछ भी आपके फूड अंदर आया, तो ये क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। यानी कि रियुगे वो पदार्थ है जो खाली पेट में म्यूकस के माध्यम से बनता है। अगर प्रश्न आता है तो आप बता सकते हैं कि म्यूकस की जो झिल्ली है, पेट खाली होने के समय पर वो रियुगे नाम से बनाती है, चूहे नहीं बनते। कोई अलग से चूहे कूदना शुरू नहीं करते हैं। ठीक है भाई, समझ आया सभी को कि नहीं, जल्दी से बताओ एक बार। तो ये डायग्राम बना लो एक बार और लिख लो, ये रियुगे होते हैं। क्लियर, तो इन्हें रियुगे कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे। हमारे सबसे पहले बाइल जूस को, फिर पेनक्रियाटिक जूस को। चलिए भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी बताई थी, 6.25 मीटर की। क्या क्या आ रहा है इसमें, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और आंतों का इंटेस्टाइनल जूस, ये सब कहाँ आ जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो छोटी आंत में पित्तरस, अग्नाशी रस और आंतों का रस बनता है। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पेनक्रियाटिक जूस, ये कितना बनता है, 1500 मिलीलीटर प्रतिदिन बनता है। इसके अंदर 7.8 का पीएच होता है और बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, इंजाइम्स हैं। जैसे आपने देखा, मुख में दो एंजाइम थे, लार अमाइलेज और लाइसोजाइम, दो ही थे। अमाशय में आए रेनिन और पेप्सिन, दो एंजाइम थे। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, प्रियांश गैस कैसे बनती है पढ़ेंगे अभी। देवशीष, फंक्शन रियुगे का कुछ नहीं होता, खाली पेट होता है, उस समय पर वहां पर एसिडिटी ज्यादा ना बने तो ये बनना शुरू हो जाते हैं, और खाना आएगा तो गायब हो जाते हैं। ठीक है, इधर देखो, अब इतना बन रहा है और इसमें एंजाइम कौन कौन से बनेंगे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, न्यूक्लियेजेस, लाइपेजेस, अमाइलेजेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। लिख लेंगे, ये हमारा आंतों का है जो इतने सारे एंजाइम्स को बना करके तैयार करता है। देखो बेटा, तुरंत तो नहीं, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि PDF प्रोसेस होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं क्लास के बाद भेज दूंगी, ताकि आपकी लगभग 10 सवा 10 तक आपको PDF जो है वो यहाँ पर मिल जाए।
क्लियर है भाई सबको? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है पेनक्रियाटिक जूस। अब इसमें जितने भी एंजाइम आपने देखे ना, ये सब एंजाइम काम करेंगे भोजन को पचाने में। जैसे कि देखो ये 3-4 रिएक्शन याद कर लेना, ये रिएक्शंस बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, दिखाई दे रहा है सभी को? देखो भाई, सबसे पहले हमने कहा था कि हमने प्रोटीन जो है वो कहाँ तोड़ लिए थे? अमाशय में। अमाशय के अंदर यानी स्टमक में अभी मैं प्रोटीन को तोड़ कर आ रही हूँ, तो प्रोटीन किस में टूट गया था? पेप्टोन्स और प्रोटियोज में। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा आपके अग्नाशय के एंजाइम से मिलेगा ट्रिप्सिन नाम के, तो ये इसको तोड़ देता है डाईपेप्टाइड्स में। अभी पूरा नहीं टूटा अमीनो एसिड में, अभी ये सिर्फ किस में टूटा है? एक छोटी इकाई में, जिसको डाईपेप्टाइड कहते हैं। ऐसे ही हमारा जो स्टार्च था, याद करो 30% हमने मुख में तोड़ लिया था, तो बचा हुआ जो 70% होता है, वो एक एंजाइम जिसका नाम है सिर्फ अमाइलेज। सिर्फ अमाइलेज, इसकी मदद से किस में टूट जाएगा? कुछ डाइसैकेराइड्स के अंदर टूट जाता है। इसी प्रकार से जो वसा होता है, वसा के लिए हमेशा एक एंजाइम याद रखना, लाइपेज का। ठीक है, हमेशा ये लाइपेज का नाम आता है। लाइपेज इसको तोड़ेगा डाइग्लिसराइड में और इसको तोड़ देता है मोनोग्लिसराइड्स में। ऐसे ही हमारे न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए भी आता है, आरएनए भी आते हैं, एक्चुअली ये जिससे मिलकर बनते हैं उसी में टूट जाते हैं। तो डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिएज की मदद से न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है, छोटी इकाई होती है, और उससे सबसे छोटी न्यूक्लियोसाइड होती है। तो कुल मिलाकर ये अपनी एक एक छोटी छोटी इकाइयों के अंदर इन एंजाइम के माध्यम से इस पूरे के पूरे खाने पीने के प्रोटीन को, स्टार्च को, फैट को तोड़ने का कार्य यहाँ पर करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो अग्नाशय में यानी पेनक्रियाज में कुछ एंजाइम होंगे, जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लिएज। नाम के पीछे देख रहे हो, सबके पीछे ASE आ रहा है। तो ये सब हमारे क्या करते हैं? ठीक है, ये सब पाचन कर रहे हैं। तो अब छोटे छोटे भाग में इन्होंने तोड़ दिया, इसीलिए अग्नाशय के एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पहले यही तोड़ते हैं। ठीक है, इन्होंने एक पार्ट में तोड़ा, इसके बाद जो ये बचा हुआ अब आपका प्रोडक्ट आया है, ये आंतों में जाके और छोटे भाग में टूट जाते हैं। क्योंकि हमारा शरीर जिस भाग को अवशोषित करता है, जिस फॉर्म में हमारे भोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो हमारी आंतों में जाकर के एंजाइम्स के माध्यम से टूट जाता है। ठीक है, तो अभी तो हमने अग्नाशय के अंदर तोड़ा है, यानी पूरा का पूरा पार्ट आपके इंटेस्ट इसमें पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के माध्यम से देखा जा रहा है। कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या यहाँ पे? बताओ एक बार भाई। सब छोटे छोटे पार्ट में टूट गए। इस डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले मैंने तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाया था न्यूट्रिशन का, वो इसीलिए पहले पढ़ाया था ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैडम हमारा फैट जो है वो किससे बना होता है? फैटी एसिड से, या मैं कहूँ ग्लिसरॉल से। बोलो, बताया था कि नहीं? हाँ भाई, बताया था। तो उसको ट्राइग्लिसराइड्स कहा था। तो ट्राइग्लिसराइड फैट अगर होता है तो वो डाई में टूट गया, मोनोग्लिसराइड में टूट गया। ऐसे ही हमारा जो स्टार्च होता है वो किससे बन रहा था? मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड से। तो यहाँ पे हमने उसको डाइसेकेराइड में तोड़ दिया। ऐसे ही हमारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड की चेन बना रहे थे, तो अभी हमने डाई पेप्टाइड की चेन यहाँ पर बना ली है। ठीक है, तो ये क्रियाएं कहाँ होती हैं? हमारे अग्नाशय के अंदर होती हैं, यानी पेनक्रियाटिक रिएक्शंस ये यहाँ पर हमारी देखी जाती हैं। इसके बाद कार्य आएगा कि देखो जो इसके प्रोडक्ट हैं वो हमारे आंतों में जा करके दोबारा से टूट जाएंगे। किसके अंदर? जैसे कि ये डाईपेप्टाइड टूटेगा अमीनो एसिड्स में। मैं एक बार आपको इसको भी साफ दिखा दूं। देखो भाई, डाईपेप्टाइड्स किस में टूटेगा? अमीनो एसिड पे, जिस रूप में एक्चुअली हमारी बॉडी प्रोटीन को तोड़ करके एब्जॉर्ब कर सकती है, अमीनो अम्ल में। उसी प्रकार से माल्टोज टूट जाएगा 2 ग्लूकोज में, लैक्टोज टूट जाएगा 1 ग्लूकोज गैलेक्टोज में, सुक्रोज टूट जाएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज में। ये तीनों क्या थे? डाईपेप्टाइड्स थे। तो पिछले वाले पार्ट में अभी मैं क्या बना रही थी? डाई पेप्टाइड्स नहीं, डाइसेकेराइड्स।
ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको। न्यूक्लियोटाइड से अल्टीमेटली हमारा लास्ट में शुगर और नाइट्रोजन बेसेस अलग हो जाएंगे। सिमिलरली डाई और मोनोग्लिसराइड जो वसा के थे वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाएंगे। खास बात सुनना, जितने भी एंजाइम हैं उनके नाम के पीछे ASE आता है। ASE जैसे कि डाई पेप्टाइड्स का डाई पेप्टाइडेजेस, माल्टोज का माल्टेज, लैक्टोज का लैक्टेज, सुक्रोज का सुक्रेज, फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स का न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड का साइडेज। बस हर किसी के नाम के पीछे ASE लगा दो। ग्लिसराइड्स के पीछे एक नाम याद रखना, इसको लाइपेज यहाँ पर कहते हैं। तो ये रिएक्शन कहाँ चल रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। यानी कि पहले पाचन हुआ मुख में, फिर हुआ आमाशय में, फिर हुआ अग्नाशय में, और फिर कहाँ हो गया हमारा? इस छोटी आंत में हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये एंजाइम होते हैं हमारे छोटी आंत में, और इससे पहले वाला जो पेज था वो थे पेनक्रियाज में। पिछला वाला पेनक्रियाज का था, ये छोटी आंत में आ जाते हैं। कोई समस्या यहां तक? अभी इसी चीज को हम डिटेल में भी पढ़ लेंगे, राइट? बताओ भाई, समझ आया कि नहीं? डेली क्लास आपकी सुबह 8 बजे से 9 बजे तक चलती है। PYQ सारे मैंने आपको यूट्यूब पे चल रही है, 51 दिन 51 मैराथन, देखो वहां पे भी कराए हैं, आप वहां भी कर सकते हो। ठीक है प्रीति, क्या हुआ? तो पहले तो मुझे बता दो समझ आ गया कि नहीं आया। अभी ये चैप्टर आपका लगभग 15-20 मिनट का और है, कल खत्म कर देंगे उसको, ताकि आपका जो बेसिक लिवर और अग्नाशय रह गए हैं उसको भी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, सो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोग की कहाँ हो जाएंगी? इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाती हैं। चलिए बेटा, पेट दर्द का कारण बहुत ज्यादा अलग अलग देखे जाते हैं, डिपेंड करता है पेट दर्द हो क्यों रहा है। किसी के कॉन्स्टिपेशन से होता है, किसी के कुछ अलग अल्सर्स वगैरह हो गए उसकी वजह से होता है, तो डिपेंड करता है रीजन क्या है। ओके, चलो तो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे इसको। मिनरल्स वगैरह होंगे उन्हें आगे पढ़ेंगे हम, पहले डाइजेशन को कल खत्म करेंगे आपके। कल मतलब जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, कल तो खैर नहीं होगी, परसों ही होगी, तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी PDF में आपकी अपलोड कराती हूँ, तो वहां से आप कर लेना। ठीक है चलो, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, PDF अपलोड हो जाएगी। टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे। PDF यहीं मिल जाएगी आपकी, है ना, इसी वाले एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।